हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोगों की क्लास कौन सी चल रही है। और हालांकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मतलब जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बता देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं। और इसके लिए 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्या होंगे हमारे हाल मतलब कि जो पीवाईक्यू होंगे, जो कि जिसमें क्या होंगे यूपीएससी होगा, या फिर जो मतलब कि सीडीएस हो गया, आईएएस मतलब कि आईएएस में आता है, सीडीएस में हो गया, एनडीए, पीसीएस जो भी होते हैं, मतलब कि उसके हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए आज भी हम लोग वही शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अभी। और पिछले लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। टोटल 25 मतलब कि 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हिस्ट्री के सॉल्व किया था। तो लास्ट में मतलब कि पिछली बार जहाँ पे छोड़े थे वहीं पे हम लोग आते हैं फिर से, और इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था लास्ट में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ पे, जो कि हमारा पीवाईक्यू में पूछा गया था धोलावीरा के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है। और इससे पहले आप लोग क्या, अगर आप लोगों ने अभी भी क्या वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या होता है, ये वीडियो ला पाते हैं। और एक वीडियो बनाने में मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, और काफ़ी मतलब कि टाइम और मेहनत लगती है, तो उसके लिए आपको क्या सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित थे। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सा स्थान है जो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, यानी कि 1664 ईस्वी मतलब कि 1624 से पहले की बात कर रहा है, 1625 के आसपास के बारे में बात कर रहा है। तो क्या था, भरूच में था क्या, क्या लिखा है, चिकाकोल में था क्या, या त्रिचन्नापल्ली में था। तो आपको ये बताना है, एक तरीके से मतलब कि फैक्चुअल हो जाता है, अगर आपको उसके टाइम पीरियड और सारा का सारा पता है तो बता पाएंगे आप। जान रहे हो कि जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप जान रहे होंगे कि 1599 में हुई थी। और भारत में कब आ गई थी, 1600 ईस्वी में आ गई थी। और उसी समय क्या मतलब कि 400 का मनसब लेकर के जो जहांगीर ने क्या मतलब कि जहांगीर ने जो हॉकिंस था, हॉकिंस से मतलब कि इनका जो गवर्नर जनरल कह लीजिए, या फिर एक तरीके से मतलब कि इनका प्रतिनिधि कह लीजिए, तो वो क्या था, हॉकिंस ने मतलब कि हॉकिंस जो था उसने क्या 400 का मनसब लेकर के जहांगीर से वहाँ की मतलब कि कंपनी स्थापित करने की परमिशन ले ली थी। तो आप जान रहे हो कि जो कि बोल रहा है कि पहले चतुर्थांश, यानी कि आपको 1600 से लेकर के 1625 तक जाना है। तो उस समय मतलब कि क्या है, त्रिचापुल्ली नहीं था, ना ही चिक्काकोल था, बल्कि कहाँ था, केवल भरूच एक स्थान था, वहाँ पर क्या मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब कि व्यापारिक कोठी जो खोलने की परमिशन मिल पाई थी। और भी मतलब कि वहाँ के कई आसपास, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक विकल्प सही है। और उसके बाद में चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी के हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शासन करते थे। तो यानी कि जो हर्ष का जो था, हर्ष के उत्थान तक बताना है कि कौन कौन से राज्यों ने शासन किया। और किसके, गुप्त वंश के पतन से, यानी कि गुप्त वंश का पतन से लेकर के हर्षवर्धन के काल तक। तो कौन कौन था इसमें, क्या क्या गुप्त के मतलब कि मगध के गुप्त थे क्या, मालवा के परमाल थे क्या, थानेश्वर के पुष्पभूति थे क्या, कन्नौज के मुखौरी थे क्या, देवगिरी के यादव थे क्या, वल्लभी के मैत्रक थे क्या, इन सभी में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो क्या मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डीप और फैक्चुअल हो जाएगा, और अगर इसको बताएं तो मतलब कि इसको बताने में ही पूरा कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, हर एक के बारे में अगर बताते हैं तो। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया था, बी दिया था, यानी कि 1, 3, 4 और 6। वन क्या हो जाएगा हमारी, इनके मगध के जो गुप्त थे वो थे। उसके बाद में हमारे तीसरे यानी कि थानेश्वर के पुष्पभूति थे। और उसके बाद में चौथा हमारे के कन्नौज के मुखौरी थे। और वल्लभी के मैत्रक थे। ये सब क्या थे, मतलब कि जो हमारे हर्षवर्धन के उत्थान के समय और गुप्त वंश के जो पतन था उसके समय से लेकर के हर्षवर्धन के उत्थान तक थे। और फिर भी अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको जाना चाहूँ, तो जैसे कि हमारे जो हर्षवर्धन था, वो क्या था, 606 ईसा पूर्व में जो था, मतलब कि हर्षवर्धन जो था शासक के रूप में बना था, उसी समय जो मतलब कि गुप्त वंश था उसका पतन हुआ था। तो वहाँ से लेकर के आपको बताना है और वहाँ तक की बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और क्योंकि ये सारा का सारा क्या मतलब कि आप डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। इसके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, तो इसको आप छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी तुक्का लगाएंगे तो इसमें मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पुर्तगाली लेखक न्यूज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से निपुण थीं। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपने इस क्वेश्चन को क्या है, पढ़ा भी ना हो, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया एक, और एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस वाले क्वेश्चन को आप कितना भी पढ़ लें, 90% चांस होगा कि आपसे नहीं होगा। और इस वाला क्वेश्चन को आप कितना भी पढ़ लें, फिर भी आपको मिलेगा नहीं, फिर भी आपका 90% चांस है इसको आप सही करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पुर्तगाल के लेखक जो थे निनूस थे, उनके अनुसार जो विजयनगर के साम्राज्य की महिलाएं थीं, इस क्षेत्र में निपुण थीं। तो आप जानते हैं कि महिलाएं होंगी किसी ना किसी क्षेत्र में, तो मतलब कोई ना कोई महिला तो आ ही जाती है। तो इस प्रकार से अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो क्या कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिषशास्त्र और भविष्यवाणी, यानी कि चार के चारों में महिलाएं क्या थी, कुशल मतलब कि नेतृत्व के रूप में उभरी थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? होगा डी होगा। तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है, आंध्र प्रदेश में मदनापल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यानी कि आंध्र प्रदेश का जो मदनापल्ली था, इसके संदर्भ में आपको कौन सा सही है? क्या पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा पहली बार फहराया था? या क्या लिखा है, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था क्या? या मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने पहली बार यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था? अभी देख रहा हूँ कि ये क्या क्वेश्चन बनाया है जो यूपीएससी ने पूरा का पूरा एनसीईआरटी से काट के बना दिया है। अब इसको आप किसी भी फैक्चुअल बुक में पढ़ लें, आपको शायद ही मिले। बस आपको क्या, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपने डिटेल में पढ़ी है, तभी आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो यानी कि जो आंध्र प्रदेश का मदनापल्ली था, वहाँ पे क्या रविन्द्रनाथ ने क्या राष्ट्रीय गान का जो बांग्ला में, बल्कि राष्ट्रीय गान का बांग्ला से क्या था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है, इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु तक पहुंच गया था। यानी कि जो इल्तुतमिश था उसके शासनकाल में क्या चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म जो भगोड़ा जो ख्वारिज्म था युवराज की खोज में क्या सिंधु तक पहुंच गया था? क्या सही है या गलत है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने क्या लिखा, मुल्तान पर अधिकार किया तथा सिंधु नदी को पार कर लिया। तो आप जानेंगे सिंधु नदी को क्या उसमें उसने पार कर पाया था या नहीं कर पाया था? विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंच गया था क्या? यानी कि आपको बताना है क्या, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके समय में क्या मतलब कि जो क्या कहते हैं कि शासनकाल में वास्को डी गामा केरल तक के तट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसमें बताना होगा आपको। तो इसमें हमारा क्या जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में नहीं था। और वहीं जो विजयनगर साम्राज्य के समय जो देवराय द्वितीय थे वो भी इनका शासनकाल नहीं था। इसका मतलब हमारे 2 और 3 गलत हो जाते हैं, और इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल ए। यानी जो इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या चंगेज खां भगोड़े ख्वारी में यमराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ये यानी कि इसे पूरा का पूरा मतलब कि एक तरीके से मिडाइवल इंडिया का हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से मतलब कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप शायद कितना भी पढ़ लें, शायद ही आपको मतलब कि पढ़ा हुआ आंसर आए, मतलब कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिल पाए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि मतलब कि आपको क्या है, हिस्ट्री में अगर फोकस करना ही है तो प्राचीन भारत का इतिहास और जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको आप अगर सही से फोकस मतलब कि सही से फोकस कर लेते हैं, तो अगर मान लिया कि हिस्ट्री से अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके मतलब कि अगर 20 आते हैं तो 15 तो आपके हाथ में आ ही जाते हैं, और अगर 15 आते हैं तो 10 आपके मतलब कि हाथ में आ जाते हैं। तो वही होता है, बाकी आप मेडाइवल को थोड़ा सा कम भी टाइम दे देंगे तब भी चल जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। और क्या बोला, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। क्या बुर्ज होम क्या शैलकृत देव मंदिरों के लिए विख्यात थे क्या? तो हम जान रहे हैं बुर्ज बुर्ज होम जो थे किसके लिए थे, गृहस्थावास के लिए लेकिन विख्यात है, ना कि शैलकृत देव मंदिरों के लिए। यानी कि पहला हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद में क्या है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। और गणेश्वर क्या हमारा ताम्र कला के लिए, ताम्र कलाकृतियों के वाले मतलब कि जो ताम्र कलाकृतियाँ हैं उसके लिए जाना जाता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3। अगला हमारा क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें बोला गया मिताक्षरा जो था क्या ऊंची जाति की सिविल विधि थी तथा दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी क्या? और मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग विधि में मतलब दयाभाग जो व्यवस्था थी पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र जो था संपत्ति पर दावा कर सकता था। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो मिताक्षरा है और जो दयाभाग है, ये दोनों क्या है एक तरीके से मतलब कि विधियाँ हैं, जिसमें क्या होता है मतलब कि जो संपत्ति होता है उसका वितरण के बारे में बताया जाता है कि कैसे मतलब कि संपत्ति का वितरण होगा। और वर्तमान में भी ये जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं, अभी भारत में भी चल रही हैं। जैसे कि मिताक्षरा जो क्या मतलब कि पूरी तरीके से भारत में मतलब कि पूरे भारत में चलती है, वहीं जो दयाभाग होती है नॉर्मली क्या होती है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे चलती है।
तो इसमें क्या बोला, जो मिताक्षरा होती है उसमें क्या होता है, पुत्र को होता है पिता के जीवन काल में ही क्या हो जाता है, संपत्ति का भाग मिल जाता है। और वहीं दया भाग में क्या होता है, मृत्यु के बाद में ही मिल पाता है। तो दो वाला बिल्कुल सही है, और दो वाला यानी कि सही है। तो यानी कि एक और दो में से केवल दो भी सही आया है, और पहला तो हमने क्या बोला, गलत है। क्योंकि दोनों क्या है, मतलब कि निम्न जाति की विधि नहीं है, भारत में मतलब कि लगभग पूरे भारत में ही मतलब कि एक तरीके से विद्यमान है। और कुछ मतलब कि जनजातियों के लिए भी है, और कुछ मतलब कि उच्च जातियों के लिए भी है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल एक पुरुष मतलब कि केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति से संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग विधि किसी भी परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों की संपत्ति के मामले पर विचार करती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और इस प्रकार से मैंने क्या बताया, जो दयाभाग था, 1 मिनट में बताता हूँ। क्या मतलब कि जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा मतलब कि मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा जो पद्धति है हमारी, 1 मिनट इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मतलब कि क्वेश्चन आने की, रिपीट होने के चांस बहुत ही अधिक है। कि मिताक्षरा जो थी, मिताक्षरा जो मतलब कि मूल विधि है, इसका किसने लिखा है, याज्ञवल्क्य ने लिखा है। यहाँ को याद रखना है कि जो मिताक्षरा व्यवस्था है, इसके जो मतलब कि लेखक हैं, या फिर जो मतलब कि मिताक्षरा जो याज्ञवल्क्य की एक स्मृति है, उसके मतलब के अकॉर्डिंग लिखा है। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि हमारी जो मैंने बताया मिताक्षरा व्यवस्था जो है, वो क्या है, विज्ञानेश्वर की एक टीका है, उसका नाम है याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो मिताक्षरा क्या है, विज्ञानेश्वर की जो टीका है उसके कहते हैं मिताक्षरा व्यवस्था। और वहीं जो हमारी क्या दयाभाग जो है, और दयाभाग क्या है हमारी, और जो दयाभाग हमारी जो है वो किसकी है, जीवित वाहन की। तो दयाभाग हमारी किसकी, जीवित वाहन की है। और मिताक्षरा किसकी है, विज्ञानेश्वर की। आपको ध्यान रखना कि मिताक्षरा पद्धति किसके अकॉर्डिंग है, जो कहते हैं मैंने बताया विज्ञानेश्वर की, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की। और दयाभाग किसके अकॉर्डिंग है, जीवित वाहन की, मतलब की है, उससे बनाया गया है। दोनों व्यवस्थियाँ मतलब कि कहाँ एक तरीके से संपत्ति के वितरण के बारे में बताती हैं। तो यही आपको मेन चीज़ याद रखनी थी। और बाकी मैंने जो नॉर्मल बताया आपको, जो दयाभाग पद्धति है वो कहाँ पे नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में है, और जो मिताक्षरा है पूरे उत्तर भारत और पूरे भारत में विद्यमान है। अगला हमारा है संत फ्रांसिस जेवियर जोइस संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे क्या। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा इनका यहाँ समर्पित एक गिरजाघर भी है क्या। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है एक तरीके से मतलब कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स को मतलब कि ध्यान में रख के बनाया गया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चर्चा में था। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 1 और 3, यानी कि इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। और उसके बाद में क्या है, जो फ्रांसिस जेवियर जो जूइस संघ जो ऑर्डर है, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक तो थे। गोवा में प्रतिवर्ष क्या है, इनके संत फ्रांसिस जेवियर के प्रति भोज को बल्कि अनुष्ठान किया जाता है। बाकी इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो थी, तो चलिए इस क्वेश्चन में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, इस बारे के क्वेश्चन को मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत कम ही रिपीट करती है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो गोवा का मतलब कि जो कहते हैं कि वहाँ की जो बने हुए हैं जो स्मारक हैं वहाँ के, उसके बारे में काफ़ी कुछ मतलब कि पूछ लेती कभी कभी, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला हमारा क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल और क्षमेश्वर ये कौन है। तो क्या मतलब कि साधु, जैन साधु हैं, नाटककार हैं, मंदिर वास्तुकार हैं, या फिर दार्शनिक है। तो ये चार के चारों क्या नाम था, ये 3 नाम दिया हैं, क्या भवभूति, हस्तमल और क्षमेश्वर क्या है, नाटककार हैं। ये सभी क्या है, हमारे नाटककार हैं। और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना है, तो जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको, ये मतलब कि क्या है, जो मतलब कि जो नाटककार हैं, कौन है, हमारे भवभूति, जो हमारे कहाँ के मतलब कि 7वीं जो ईसा पूर्व था, उसमें क्या भारत के नाटककार, भारतीय नाटककार एवं कवि कवि थे। वो भी मतलब किसके, कन्नौज के जो क्या नाम था, यशोवर्मन थे, उनके दरबारी कवि थे एक तरीके से। और वहीं जो हमारे मतलब कि जो हस्तमल और क्या क्षमेश्वर जो हैं, वो भी क्या एक मतलब कि प्रसिद्ध नाटककार है। तो इसके बारे में चलिए अगले देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में। और अगला हमारे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मतलब कि मताधिकार की प्रस्तुति की गई थी। तो आप जानते हो कि जो 1919 का मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें महिलाओं के बारे में कुछ खास बात नहीं हुई थी। और 21 वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि एक तो हमारा गलत हो जाता है ऐसे ही। तो एक गलत हो गया हमारा, इसका मतलब क्या, अब एक केवल 2 बचा हुआ, या फिर दोनों गलत होंगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान प्रावधान किए गए।
तो हाँ, 1935 में तो ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो दूसरा हमारा सही हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या थे हमारे मतलब कि जो मेडाइवल हिस्ट्री के और मतलब कि मेडाइवल हिस्ट्री से पूछ लिए गए थे और या फिर आर्ट एंड कल्चर से डीपली पूछ लिए गए थे। तो हालाँकि मेरा मतलब कि मेडाइवल हिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब कि बार-बार क्वेश्चन में फँस रहा था मैं। हालाँकि मतलब कि जो मॉडर्न है या फिर जो प्राचीन भारत है, उसके बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? क्या AICC या मतलब कि ऑल इंडियन कांग्रेस जो बोल रहा है, द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था क्या? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था क्या? 7 प्रांतों में कांग्रेस ने मतलब कि मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था क्या? क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो आप जान रहे हो कि इसमें से कौन सा मतलब कि 8 अगस्त 1942 बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चर्चित डेट है और ये किसके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अंगीकृत करने के लिए है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। और कांग्रेस ने मतलब कि त्यागपत्र तो उस समय दिया था जब भारत को मतलब कि युद्ध में मतलब कि बिना पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था, तो इसलिए होता। और जो डोमिनियन स्टेट देने की बात किसमें की गई थी, क्रिप्स मिशन में की गई थी, ना कि 1942 के समय की गई थी। आगे मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के आरोप से मतलब की दृष्टि से आरोही क्रम में अनुक्रम है? आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें कौन सा होगा, सरकार सरकार मतलब कि परगना सरकार सूबा, या सरकार परगना सूबा, ये सब देखना है आपको। तो ये सारे के सारे क्या मतलब कि एक तरीके से जो मतलब कि विजयनगर साम्राज्य था शायद उस समय के काल मतलब कि जो टाइम पीरियड है उस समय के मतलब कि जो कहते हैं कि प्रशासनिक इकाइयाँ उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सरकार परगना आएगा, फिर सरकार, फिर सूबा। तो आपको जो याद रखना क्या, पहला पहले क्या आएगा हमारा, परगना, फिर सरकार, उसके बाद में सूबा। और यहाँ से मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि यूपीएससी कभी ना कभी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सूबा जो है, सूबा को किसे कहते थे, सूबा कहलाता था जिले को। सूबा जो होता है हमारे जिले को होता था। परगना किसे कहते थे, महल को। परगना क्या होता था, महल को। और परगना महल या मतलब कि गाँव गाँव में बटे होते हैं, मतलब कि जो परगना होते थे महलों में मतलब कि जो गाँव होते थे उसमें बटे होते हैं। और परगना मैंने क्या बताया, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया। जो मैंने क्या बताया, सूबा जो हमारा है, एक मिनट कट गया है। तो चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मतलब कि संभालने के बाद में वीडियो संभल पाया था, पता नहीं बीच में क्या हो गया था, अचानक से एकदम से पीडीएफ कट गई थी और मैंने तो कुछ भी नहीं किया था अभी। तो मतलब चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या बोला, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से आकार के आधार पर आरोही क्रम में बताना है। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, जो परगना, उसके बाद में सरकार, फिर सूबा। मैंने क्या बताया था, सूबा जो होता है हमारे को मतलब कि एक तरीके से जिले के लिए कहा जाता है। सूबा मतलब क्या होता है, एक तरीके से मतलब कि जो जिला मतलब कि सूबा क्या होता है हमारा, अ, क्या हो गया है, चलिए अभी सब ठीक हो चुका है। क्या बोला मैंने, जो सुबह जो होता है हमारा, सुबह को मतलब क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, यानी कि सुबह होते हैं उसे प्रांत कहते हैं। जो सरकार होता है उसे क्या हम कहते हैं, जिला कहते हैं। और परगना क्या होता है हमारे, एक तरीके से गाँव में बटे होते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, परगना कहते थे। इसका मतलब सबसे छोटा क्या होगा हमारा, मतलब कि परगना होगा। यानी कि परगना का मतलब क्या हो गया, हमारे गाँव या फिर गाँव में बटी हुई जगह। सूबा क्या हो गया हमारे, मतलब कि सरकार क्या होगा एक तरीके से, मतलब कि जो जिले होते हैं उन्हें कहते हैं। और सूबा क्या होगा, हमारे प्रांत होंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। तो पता नहीं क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा मतलब कि सही नहीं चल पा रहा है, बार बार मतलब कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गतिविधि धार्मिक गीता काव्य जो है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। क्या नहीं बताना है कि इनमें से कौन जो है अंग्रेजों में अनुदित, यानी कि अंग्रेजी में जो अनुदित प्राचीन भारतीय जो धार्मिक गीता काव्य जिसका नाम है क्या, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, किससे संबंधित है? क्या बाल गंगाधर तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है क्या, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है क्या, मोहनदास करमचंद गांधी से संबंधित है क्या, या फिर सरोजिनी नायडू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनसे संबंधित है। यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उन्होंने क्या मतलब कि जो जेल के समय जो उनका टाइम था उस समय इन्होंने क्या किया था, मतलब कि सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन जो एक तरीके से गीता रहे, मतलब गीता के ऊपर अपना जो थे गंतव्य मतलब कि जो कहते हैं कि वक्तव्य लिखा था। अगला क्या है, इनमें से कौन जो है सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जो कि बाद में बैतूल फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, कौन होंगे हमारे, ईश्वरचंद विद्यासागर। क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर थे, आप जानते होंगे कि महिला मतलब की शिक्षा और महिला
सुरक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण की भूमिका निभाई थी। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा प्रयोग क्या है, दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। हैदराबाद राज्य से आरकाट के निज़ाम का उदय हुआ था क्या, तो ये गलत हमारा हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य से क्या मैसूर का जो उदय था वो हुआ था। और रोहिलखंड के राज्य से गठन से अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था, ये भी हमारा गलत होता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा केवल 2 होगा। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किस लिए याद किए जाते हैं। तो हम जानेंगे यानी कि जो हमारा 1945 में रॉयल इंडियन नेवी मतलब कि रॉयल नेवी जो द्वारा जो कहते हैं कि मतलब कि एक तरीके से इंडियन नेशनल जो आर्मी थी यानी कि आज़ाद हिंद फौज थी के अधिकारियों ने क्या कर दिया था, मतलब एक तरीके से विद्रोह कर दिया था। तो उसी समय का जो एक टाइम है, उस टाइम पीरियड है। तो यानी कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में मतलब कि इनका नाम याद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है, कौन सा सही है। अजंता की गुफाएं क्या बाघेरी नदी के तट पर हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी ये बात की थी कि जो अजंता की गुफाएं क्या बाघेरी नदी के तट पर है, यानी कि इसका राइट आंसर पहला ही हो जाता है ये। सांची का स्तूप क्या चंबल नदी की घाटी में स्थित है। ये पांडुलेंडा जो गुफा देव मंदिर है क्या नर्मदा नदी के तट पर है क्या। अमरावती स्तूप क्या गोदावरी है। तो हम जानते हैं कि अमरावती के यहाँ पे गोदावरी नहीं है, कावेरी है। और वहीं जो हमारा हो जाता है एक तरीके से क्या बताया मैंने, जो लेड़ा क्या कहते हैं गुफा देव मंदिर, वो हमारे किस लिए है, क्योंकि अजंता के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अजंता हो गया हमारा, या फिर जो हमारी बाघ की गुफाएं हैं, या फिर एक तरीके से आता हमारा एलोरा की गुफाएं, इन्हीं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी। सांची के स्तूप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने अगर पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। अभी क्या है 2022 का क्वेश्चन चालू हो चुका है। और अभी क्या है, भारत सरकार के अधिनियम 1919 के प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित जो थे विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित थे। आरक्षित का मतलब अपने पास रखने वाले एक तरीके से। तो अभी देख रहे होंगे हम लोगों ने 1919 के जो अधिनियम था उसके बारे में ऑलरेडी अभी पढ़ा था, फिर से देख रहा हूँ क्वेश्चन आ गया। तो यही है कि मतलब कि आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होता है। क्या न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो हम समझ सकते हैं कि पुलिस जैसा कार्य मतलब कि जो क्षेत्र होगा अपने पास आरक्षित रखने की हर कोई कोशिश करेगा। इसका मतलब 4 तो होगा ही होगा। या फिर स्थानीय सुशासन देख रहे होंगे मतलब कि एक तरीके से कितना पेचीदगी भरा होता है। और स्थानीय सुशासन को क्यों अपने पास रखना चाहेगा। अब देख रहे होंगे न्याय जो होगा, न्याय हमारे पास मतलब कि एक तरीके से हर व्यक्ति होगा, कोई भी उच्च पद वाला होगा वो न्याय को तो अपने पास रखना ही चाहेगा। यानी कि न्याय और क्या कहते हैं पुलिस तो अपने पास रखना ही चाहेगा, यानी कि एक चार्ज तो होना ही चाहिए। अब एक चार्ज जिसमें नहीं है उसको आप काट दीजिए। अभी देख रहे हैं इसमें से आपको पता लग गया। अभी बोला है भू राजस्व को अपने पास को रखेगा या फिर स्थानीय स्वशासन को अपने पास रखेगा। तो जाहिर सी बात है अपने पास क्या रखेगा, भू राजस्व को ही रखेगा। स्थानीय स्वशासन क्या होता है एक तरीके से खर्चीला भी होगा और जिम्मेदारी भरा भी कार्य होगा। तो यानी कि जो भी अंग्रेज होंगे उन्होंने क्या किया था, यानी कि न्याय, भू राजस्व और पुलिस को क्या कर लिया था, आरक्षित कर लिया था। अगला क्या है, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में घोषित किया। और इसके बाद पाकिस्तान की संविधान सभा के द्वारा मांग रखी गई राष्ट्रभाषा के रूप में बांग्ला को भी सम्मानित मतलब कि सम्मिलित किया जाए। तो ये हमारा करंट अफेयर से आ गया था, इसका मतलब दोनों आंसर सही है। पर यहाँ पे जो बस याद रखना यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को है। तो चलिए क्या आ जाएगा, मद्दू हो जाएगा सही। फार्म किसके लिए निर्दिष्ट था। तो आप जानते हो कि फार्म एक तरीके से क्या मतलब कि सिक्के के लिए माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। और जी आपको अगर मतलब कि नॉर्मली याद भी होना चाहिए, और अगर आपने लूसेंट वगैरह भी पढ़ी है तो लूसेंट में भी इसके बारे में बात होती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। अगला क्या हमारा है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा गदर पार्टी से सक्रिय रूप से भागते हैं मतलब कि जुड़े हुए थे। वीरेंद्र कुमार घोष क्या मतलब कि गदर पार्टी से जुड़े हुए थे क्या। जगदीश चंद्र चटर्जी क्या मतलब गदर पार्टी से जुड़े हुए थे क्या। या रास बिहारी बोस क्या गदर पार्टी से जुड़े हुए थे क्या। इसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप समझ जाओगे कि जो रास बिहारी बोस थे यानी कि वो तो हमारे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, पर जो हमारे जगदीश चंद्र चटर्जी थे ये नहीं थे, और ना ही क्या वीरेंद्र कुमार घोष भी थे। यानी कि 1 2 नहीं होगा, केवल 3 विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, क्रिप्स मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1942 में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे।
तो क्या कुछ ऐसा बताया था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे क्या? ऐसा गलत हो जाता है। नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होंगे उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर लें। तो ये भी हम मतलब कि उन्होंने हालांकि हालांकि ऐसा कोशिश की थी कि भारत को क्या बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाए और ताकि भारत क्या अपना एक ना हो पाए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तरीके से साजिश इसकी रची थी, यानी कि हमारे दो वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित एक मूल ग्रंथों पर विचार करना है। क्या नैतिकरण क्या है? नेप्तिप नेत्तिपकरण, परिशिष्ट वर्णन उपरोक्त में से कौन सा जैन ग्रंथ है? अवदान शतक और त्रिषष्टि लक्षण महापुरुष। तो इनमें से कौन कौन से जो है मतलब कि जैन ग्रंथ हैं? तो इनमें से केवल दो जैन ग्रंथ हैं। कौन कौन से हमारे? दूसरा यानी कि परिशिष्ट वर्णन पर्वन क्या है, परिशिष्ट पर्वन, और त्रिशालिष्टि महापुराण, जिसके हमारे जैन महाग्रंथ हैं। और वहीं जो हमारे जो मतलब कि एक तरीके से क्या कहते हैं, एक तरीके से जो हमारे जो कहते हैं कि नेत्तिपकरण और अवदान शतक, ये हमारे क्या एक तरीके से बौद्ध जो मतलब कि ग्रंथ होते हैं उनसे संबंधित हो जाते हैं। और आप यहाँ पर आपको मैं और एक बात बता देता हूँ, जिसके हमारा जो कहते हैं बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से 3 ग्रंथों के बारे में बात होती है। जैसे कि एक होता है हमारा, जिसे कहते हैं हम त्रिरत्न भी कहते हैं। जैसे क्या है, एक हमारा हो जाता है क्या मतलब कि सुत्त पिटक, एक होता है सुत्त पिटक, दूसरा होता है अभिधम्म पिटक, तीसरा होता है हमारा विनय पिटक। यानी कि एक होता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। आपको लाइन से याद करना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या होता है, जो बुद्ध धर्म होता है उसके नियम के बारे में होता है। विनय पिटक में क्या होता है, बौद्ध धर्म के नियम के बारे में होता है। जो सुत्त पिटक होता है उसमें मतलब कि शिक्षाओं के बारे में, और जो अभिधम्म पिटक होता है उसमें क्या होता है हमारा, एक तरीके से मतलब कि उनके जो दर्शन होता है उसके बारे में बात होती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मतलब कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और उनके किस रूप में जाना जाता है? तो आर्यदेव क्या हमारे पहले के जैन विद्वान थे क्या? अगला क्या है, दिग्वांग क्या बौद्ध विद्वान थे क्या? और नाथ मुनि क्या वैष्णव वाले थे? तो इसमें से आपको बताना है। तो मतलब कि जो आर्यदेव और जो मतलब कि आर्यदेव थे वो जैन ना होकर के क्या थे, एक तरीके से बौद्ध वाले थे। बल्कि आर्यदेव क्या था हमारे, बौद्ध विद्वान के रूप में माने जाते थे। दिव्यांग कौन थे हमारे, बौद्ध जीवी थे। और नाथ मुनि क्या हमारे वैष्णव विद्वान थे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 विकल्प यानी कि सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्हा दरान कहलाते थे, किसे कहा जाता था? अरब व्यापारियों को, कलंदर को, फारसी खुशनवीस को, या सैयद को? तो किसको कहा जाता था, जो सैयद थे उन्हें क्या कहा जाता था, कुल्हा दारन कहा जाता था। अगला हमारा आता है सेकंड लास्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। भारत में मंगोल आक्रमण, पहला आक्रमण क्या जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा नहीं है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी तो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी समय बाद आया था, यानी कि जो खिलजी मतलब कि ये कहते हैं कि वंश स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर को घेर डाला। तो बिल्कुल सही बात है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों से अपने राज्य को कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ये बात बिल्कुल मतलब कि गलत हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 2। हालांकि जो हमारे मतलब कि मिडाइवल इंडिया के जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब कि बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब कि मुश्किल हो जाता है कि रिपीट हो जाए क्वेश्चन। बस फिर भी आपको क्या एक बार देखते रहना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियाँ गोदामें स्थापित की। यानी कि डच लोगों ने क्या, जो लोगों ने क्या पूर्वी क्षेत्र में जो गजपति शासकों द्वारा जो उन्हें प्रदान की गई भूमि थी उस पर क्या अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी क्या? और उसके बाद में क्या है, फ्रांसिस्को दे अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। तो ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे सही, जो फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क था उसने क्या बीजापुर के सुल्तान से क्या गोवा छीन लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के साथ ही प्रतिनिधि किसे पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट या फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, यहाँ पे डच नहीं है, कोई दूसरा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 3। तो चलिए आज के मतलब कि क्या क्लास कंप्लीट हो चुकी है, यानी जो भी हम लोग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। और हालांकि मतलब कि आज क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा तो उसके लिए थोड़ी मतलब कि सभी से माफ़ी मांगेगा।
माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।